साथियों नमस्कार, मैं मनोज सारण। आज इस वीडियो में हम 29 मार्च को आयोजित FCA इंस्टीट्यूट के लैब असिस्टेंट के पेपर के फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली प्रॉब्लम है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यवर्ती प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। तो हमने एक ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिया है, इसमें ये वस्तु है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बन रही है ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब है और अंतिम प्रतिबिंब है ये। तो मध्यवर्ती प्रतिबिंब मिल रहा है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है और जो बिंब है उसकी तुलना में आवर्धित है। तो वास्तविक, उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि अंतिम प्रतिबिंब की बात करता तो अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक है, उल्टा है और बहुत ज़्यादा आवर्धित है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट को नीले फिल्टर तथा दूसरे को लाल फिल्टर से ढक दिया जाए तो व्यतिकरण प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में हमारे पास ये दो स्लिट थी और ये पर्दा था। तो इन दोनों स्लिटों से यहाँ जो प्रकाश पहुँच रहा है और अतिव्यापन के इनके अतिव्यापन होगा और व्यतिकरण से क्या होगा, इस पर्दे पर फ्रिंज का प्रतिरूप प्राप्त होता है। यदि इस स्लिट को ये कह रहा है कि लाल रंग से ढक दिया और दूसरे स्लिट को नीले रंग से, ब्लू रंग से ढक दिया, तो ये जो प्रकाश मिलेगा आपको रेड कलर का प्रकाश मिलेगा और ये ब्लू कलर का प्रकाश मिलेगा। परंतु व्यतिकरण की शर्त क्या है कि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। व्यतिकरण की शर्त क्या है कि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति समान है और दोनों तरंगें एक ही माध्यम में गति कर रही है, इसका मतलब वेग भी समान होगा। तो उनका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परंतु ये दोनों तरंगें यहाँ पर अध्यारोपित होगी। एक तरंग तो लाल रंग की है, दूसरी जो तरंग है वो नीले रंग की है। तो दोनों तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो व्यतिकरण की घटना नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी। तो व्यतिकरण फ्रिंजें अदृश्य हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये यंग का द्विस्लिट प्रयोग में ये दो स्लिट है, पहली है S1 और दूसरी है S2। ठीक है, ये दो स्लिट है S1 S2, दोनों के जो बीच की दूरी है वो D है। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D। और जो यहाँ प्रकाश लिया है एक वर्णी प्रकाश, उस एक वर्णी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी है, लैम्डा। तो यहाँ पर जो फ्रिंज प्राप्त होगी, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा कितनी होगी, लैम्डा D/d। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि हमें एक वर्णी प्रकाश लेना होता है और जो ऊपर है वो कैपिटल D लेंगे और बटा में स्मॉल d लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जब लैम्डा को और स्मॉल d को या कैपिटल D को चेंज करने पर फ्रिंज चौड़ाई चेंज हो जाएगी। तो बीटा बराबर, यहाँ पर ये लैम्डा तो चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत चेंज नहीं कर रहा, तो लैम्डा नहीं चेंज हो रहा। और d डैश है, मतलब स्लिट और पर्दे की बीच की दूरी, ये कितनी कर रहा है, पर्दे और स्लिट की बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए, इसका मतलब 2d कर दिया। ठीक है, बटा में स्मॉल d के दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये क्या कर दिया, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, इसका मतलब D/2। ये हो जाएगा अपने पास 4 लैम्डा D/d। और लैम्डा D/d कितना था हमारे पास, प्रारंभ में बीटा था, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि मेलस का नियम किसके बीच संबंध बताता है। मेलस का नियम ध्रुवित प्रकाश या फिर ध्रुवित प्रकाश की क्या बताता है, वो तीव्रता बताता है। कब, जब आप एक ध्रुवक पर प्रकाश डालते हैं। तो ये मेलस का नियम के दो केस है कि ये एक ध्रुवक है
ध्रुवक के रूप में हम एक टर्मिनल क्रिस्टल को लेते हैं। यहाँ पर ये प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश सपोज दैट कौन सा है, अध्रुवित प्रकाश है। प्रकाश कौन सा है, अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश आएगा, इस टर्मिनल क्रिस्टल से पास होगा। सपोज दैट इसके मान लेते हैं कि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इस प्रकार से है, तो जो निर्गत प्रकाश होगा वो इस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश होगा। ये प्रकाश कौन सा है, अध्रुवित, और ये प्रकाश कौन सा है, ध्रुवित। तो मेलस का नियम ये कहता है कि इस यदि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, आई है, तो ध्रुवित प्रकाश की कितनी तीव्रता हो जाएगी, I/2। ये कब केस में, जब आप इस ध्रुवक पर अध्रुवित प्रकाश डालते हैं। दूसरा केस क्या है मेलस के नियम का, वो ये है कि आपने एक ध्रुवक लिया और इस ध्रुवक पर इस प्रकार से एक ध्रुवित प्रकाश डाल दिया। ये क्या है, ध्रुवित प्रकाश आपने डाल दिया, ठीक है। पहले में ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो ऐसे था, तो इसके समानांतर ध्रुवित प्रकाश मिला आपको। अब की बार हम यूँ मान लेते हैं कि ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो इस प्रकार से है, ठीक है। इस रेखा और इस रेखा के बीच में कोण कितना है, ये थीटा, ठीक है। आपतित प्रकाश की तीव्रता यदि कितनी है, I0, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, I/I0 cos स्क्वायर थीटा। ये मेलस का नियम है, ठीक है। तो ये क्या करे, मेलस का नियम किसके बीच संबंध बताता है, विवर्तन तथा तरंग दैर्ध्य नहीं, ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता और कोण। हाँ, ये ध्रुवक है, इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I तथा ये जो कोण है थीटा, कोण किसके बीच में, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तथा ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है तथा आपकी जो ध्रुवित प्रकाश है इसके ध्रुवण तल के या फिर कंपन तल से जो कोण है उसके बीच कोण का थीटा है, तो इसमें संबंध बता रहा है ये, ठीक है। I/I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया कि ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता और कोण के बीच में संबंध बताता है। माध्यम का अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, और व्यतिकरण और आयाम, यहाँ ऐसा भी व्यतिकरण का फंडा भी नहीं है। तो ऑप्शन बी अपने पास सही उत्तर हो गया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य गौण उच्चिष्टों की तुलना में होती है। तो इसका आंसर है 2 गुनी होती है। ये होती कैसे है, हम बता देते हैं आपको कि ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, ठीक है, और उसके बाद में सपोज दैट ये केंद्रीय उच्चिष्ट है और ये गौण उच्चिष्ट है। केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा सारे उच्चिष्ट गौण उच्चिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। इस केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी है, इस गौण उच्चिष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है। कैसे, ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, यहाँ से विवर्तन बन रहा है और ये हमने विवर्तन प्रतिरूप बना दिया। यहाँ प्रथम मिनिमा मिल रहा है तो n/1 लिखेंगे, और यहाँ पर द्वितीय मिनिमा मिल रहा है तो n/2 लिखेंगे, ठीक है। और मिनिमा की जो शर्त है वो क्या है कि d sin थीटा बराबर n लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या होता है, ये काफ़ी स्मॉल होता है। थीटा क्या होता है, यहाँ ये थीटा होता है कि प्रथम मिनिमा का कोण कितना है, θ1, दूसरे मिनिमा का कोण कितना है, θ2। ये थीटा क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, तो हम इसको लिखते हैं d, और साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिख दिया, बराबर में n लैम्डा। तो थीटा बराबर n λ/d, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और यदि हम बात करें केंद्रीय उच्चिष्ट की, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के जो चौड़ाई है, हम कोणीय चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ये θ1 है, इधर भी ये कितना होगा, θ1, क्योंकि ये भी प्रथम निम्निष्ठ है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, θ1 और θ1, 2θ1, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई की बात कर रहे हैं हम, कोणीय चौड़ाई बराबर 2θ1। यहाँ पर θ1 का मान कितना आएगा, θ1 प्रथम निम्निष्ठ पर, प्रथम निम्निष्ठ के लिए ये कोण है, n का मान मैं 1 रख दूंगा, ये θ1 आ जाएगा बराबर λ/d। तो 2θ1 कितना आ जाएगा,
2 लैम्डा बटा डी। ठीक है, अब यदि हम द्वितीय उच्चिष्ट निम्निष्ठ की बात करें तो थीटा 2 का मान कितना होगा, थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा बटा डी। यहाँ पर मैंने n का मान 2 रख दिया। ठीक है, ये गौण उच्चिष्ट है, तो गौण उच्चिष्ट की यदि हम कोणीय चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है, ये है। ठीक है, ये कोण थीटा 2 है और ये कोण थीटा 1 है, तो गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये लिख देते हैं कि गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 का मान कितना है, 2 लैम्डा बटा डी, और थीटा 1 का मान कितना है, लैम्डा बटा डी। ये आ गया हमारे पास लैम्डा बटा डी। तो गौण उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है लैम्डा बटा डी, और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी आ गई, 2 लैम्डा बटा डी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई गौण उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी होती है। हमने यहाँ पर कोणीय चौड़ाई ली है, और यदि आप रेखीय चौड़ाई लेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, ये दूरी मान लेते हैं सपोज एट x1, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x1। यदि ये दूरी हो x2, तो गौण उच्चिष्ट है उसकी कोणीय रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो आप दोनों तरीकों से भी कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक दूरदर्शी के अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब f ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया हमने 100 सेंटीमीटर। दूरदर्शी के केस में चाहे कोई सा भी दूरदर्शी हो, उत्तल लेंस लेते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप सदैव धनात्मक लेंगे। ठीक है, और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो f आई पीस लेंस बराबर प्लस में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य समायोजन के लिए इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। सामान्य समायोजन का अर्थ ये है कि जो प्रतिबिंब है या फिर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर मिल रहा है। ठीक है, उस केस में जो आवर्धन क्षमता होगी वो न्यूनतम होगी और आंख में कोई तनाव नहीं होगा। और उस केस में जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर FO बटा FE। अंतिम प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, इसलिए माइनस। तो ये हमारे पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। आपको आवर्धन क्षमता m कैलकुलेट करनी है, बराबर FO का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर बटा FE का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, हालांकि 20 माइनस में आ रहा है, तो माइनस कोई 20 ऑप्शन है नहीं। आवर्धन क्षमता का जो हमने क्या लिया है हमारे पास, केवल ये परिमाण ही है, तो वो ये कितना आ जाता है, 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेलस के नियम के अनुसार विश्लेषक एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I और ध्रुवक और विश्लेषक के बीच कोण थीटा है वो किस प्रकार से निर्भर करती है। इसका हमने अभी लिखा है कि I बराबर I0 कोस स्क्वेयर थीटा। इसका मतलब I समानुपाती कोस स्क्वेयर थीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई सामान्य समायोजन में 105 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि सामान्य समायोजन में जो आवर्धन क्षमता थी माइनस में FO बटा FE थी, तथा नली की लंबाई कितनी थी, FO प्लस FE थी। ठीक है, ये आपको कितनी दे दी, 105 सेंटीमीटर बराबर FO का मान कितना है, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 100 प्लस FE। तो FE का मान कितना आ जाएगा, 105 माइनस 100 बराबर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, उस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण का मान क्या होगा। तो जब हम किसी, ये सपोज दैट ये माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। ठीक है, और ये इसका क्या है, अभिलंब है। इस अभिलंब पर एक स्पेशल कोण, जिस पर यदि प्रकाश को आप आपतित करो तो जो परावर्तित प्रकाश है वो होता है पूर्णतः ध्रुवित। ये जो प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। और ये जो अपवर्तित प्रकाश है ये प्रकाश होता है आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ठीक है,
जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगी और रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी, ठीक है। और ये जो प्रकाश है वो क्या है, अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। ये जो प्रकाश है वो क्या है, अध्रुवित। तो अध्रुवित प्रकाश को दर्शाने का तरीका ये है, ठीक है। ये जो है वो कंपन कागज़ के तल में है और ये जो बिंदु है वो कंपन कागज़ के तल के लंबवत है। तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल कागज़ तल के लंबवत रहते हैं, ठीक है। और जो अपवर्तित प्रकाश है इसमें विद्युत क्षेत्र कागज़ तल के लंबवत भी रहते हैं तथा कागज़ तल के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। ये है आंशिक ध्रुवित प्रकाश। तो ये स्थिति कब प्राप्त होती है, ये स्थिति तब प्राप्त होती है कि जब ये दोनों कोण कि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण दोनों के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण हमारे पास आपतन कोण है। इस आपतन कोण को नाम दिया जाता है IB, ब्रूस्टर कोण। क्या नाम देते हैं इसको, ब्रूस्टर कोण। जब प्रकाश को ब्रूस्टर कोण पर आपतित किया जाता है तो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित होता है। तो यहाँ परावर्तन का नियम लगाएंगे। आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश में जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो दोनों क्या लिख दिया हमने, बराबर लिख दिया। और ये अपवर्तित प्रकाश है तो ये अपवर्तन कोण हमने कितना ले लिया, R ले लिया। ये बात ठीक है। तो यहाँ से यदि हम स्नेल का नियम लगाएं इस बिंदु पर, तो स्नेल का नियम क्या कहते हैं कि μ1 sin I, और sin I आपतन कोण कितना है, IB। μ1 sin I बराबर μ2 sin R। ये है स्नेल का नियम, ठीक है। R का मान कितना है और ये IB है, ये 90 डिग्री है। तो ये कोण है, एक रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, पूरा कोण यहाँ से लेकर ये कोण कंप्लीटली कोण कितना है, 180 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का है। तो IB और R का मान कितना है, इनका योग 90 डिग्री होगा। IB प्लस R इनका योग कितना है, 90 डिग्री। तो R का मान कितना आ गया, 90 माइनस IB। R का मान यहाँ पर रखेंगे तो μ1 का मान कितना आएगा, μ1 sin IB बराबर μ2 sin R का मान कितना है, 90 माइनस IB, ठीक है। यहाँ पर μ1 sin IB बराबर μ2 sin 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो sin 90 माइनस IB कितना हो गया, कोस IB, ठीक है। तो यहाँ से sin IB बटा कोस IB ये मान निकल कर आता है μ2 बटा μ1, ठीक है। sin IB बटा कोस IB ये कितना होता है, tan IB बराबर μ2 बटा μ1, ये क्या होगा आपके पास, μ21। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये कोण IB कोण है वो कौन सा कोण है, ब्रूस्टर कोण। यदि प्रकाश को आप अध्रुवित प्रकाश को इस कोण पर आपतित करें तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होगा, ठीक है। ब्रूस्टर कोण, यहाँ पर इसको नाम क्या दिया गया, ध्रुवण कोण। तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ, ध्रुवण कोण भी लिख देता हूँ, ध्रुवण कोण, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है तो उस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण का मान कितना होगा, तो tan IB बराबर √3। √3 मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। तो tan IB बराबर tan 60 डिग्री, इसका मतलब IB जो ब्रूस्टर कोण है या ध्रुवण कोण है उसका मान कितना है, 60 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन C इज़ करेक्ट आंसर। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला कि tan IB बराबर μ21, है ना, tan IB बराबर μ21। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लैम्डा कितने हैं, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, तो 600 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। दूसरा है कि 0.1 mm चौड़ाई की एक स्लिट, सिंगल स्लिट की जो चौड़ाई वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि D बराबर 1 गुणा 10 की पावर -4 मीटर।
स्लिट पर लंबवत आपतित होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई रेडियन में कितनी होगी? तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हमने पीछे ही कैलकुलेट किए, याद करें आप। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ये जो कोणीय चौड़ाई है कैपिटल डी पर निर्भर नहीं करती और ये होता है 2θ1 और इसको θ1 का मान हमने निकाला था कि लैम्डा बटा डी। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 2 गुणा लैम्डा का मान कितने 600 गुणा 10⁻⁻9 बटा स्मॉल डी का मान कितने 10⁻⁻4। ये आ जाएगा 6 दुआ 12 गुणा 10⁻2 और 10⁻4 6 10⁻−3। ठीक है, ये आ जाएगा 0.012 रेडियन। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान कितना दे दिया? √3 है। यदि अध्रुवित प्रकाश इस माध्यम पर पृष्ठ कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ध्रुवण कोण का मान। हम जानते हैं कि ध्रुवण कोण tan IB का मान कितना होता है? म्यू। ठीक है, यहाँ पर म्यू का मान कितना दे दिया? √3 और √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री। यहाँ पर IB का मान कितना आ गया? IB बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan IB का मान और tan 60 डिग्री का बराबर है, तो इन दोनों को कंपेयर से हम करेंगे कि IB का मान किसके बराबर है? 60 डिग्री। हम यहाँ ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो ध्रुवण कोण तथा अपवर्तन कोण इनका योग है वो 90 डिग्री होता है। इस केस में अपवर्तन कोण कितना आ जाएगा? 90 - IB दैट इज 30 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश ए चौड़ाई की स्लिट पर गिरता है। यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई हम डी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई कितनी ली है? ए ली है। यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्नलिखित 30 डिग्री की कोण पर प्राप्त होता है तो स्लिट की चौड़ाई ए कितनी होगी? हम जानते हैं कि निम्नलिखित के लिए ये कंडीशन फॉलो होती है कि d sin थीटा बराबर n लैम्डा, और यहाँ पर n लैम्डा मतलब nवें निम्नलिखित के लिए है। तो प्रथम निम्नलिखित के लिए हम n का मान कितना लेंगे? 1 तथा थीटा का मान कितना दे रखना है? 30 डिग्री, और लैम्डा का मान कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। ये मान रख देते हैं, और डी के स्थान पर क्या लेना है हमें? स्मॉल ए। स्लिट की चौड़ाई स्मॉल ए है, और साइन 30 डिग्री बराबर एन का मान 1 रख दिया, और लैम्डा का मान कितने? 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10 मीटर। ए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 5 गुणा 10⁻−7 मीटर। ठीक है, और ए का मान कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10⁻−6 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 48। दो पोलराइड इस प्रकार से रखे हैं कि उनके बीच का कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। उनके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। यदि पहले पोलराइड पर तीव्रता I0 का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, हमारे पास दो पोलराइड लिए हैं। ठीक, इस पोलराइड पर क्या है? अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। सपोज दैट इसका हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ये मान लेते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। यहाँ पर जो ध्रुवित प्रकाश होगा इसका जो कंपन होंगे वो इस जो ध्रुवक है इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के समांतर होंगे। इसकी तीव्रता कितनी देर की है? पहले पोलराइड पर, ये पहला पोलराइड है और ये दूसरा पोलराइड है। पहले पोलराइड पर I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। इसका तीव्रता कितनी? I0। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मेलस का नियम है वो दो केस में लगाएंगे। एक बार तो ध्रुवक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो और एक बार ध्रुवक पर ध्रुवित प्रकाश आपतित हो। जब अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश ध्रुवित होगा और इसकी तीव्रता कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ तीव्रता होगी
I0/2। और इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की कंपनियाँ होंगे। ये तो अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवित प्रकाश है। इसका जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है और इसका जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, उनके बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री। तो हम ये कोण मान लेते हैं कितना? 60 डिग्री। ठीक है। यहाँ से निर्गत प्रकाश होगा I बराबर I0 का मान कितना है? ध्रुवित आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी है? I0/2। तो यहाँ पर I0 के स्थान पर मैं I0/2 लूँगा और कोस स्क्वेयर थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो I बराबर I0/2 कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, वो होता है 1/2 और इसका स्क्वेयर। तो I का मान कितना हो गया? I0/8। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्लिट विवर्तन में, ये सिंगल स्लिट विवर्तन की बात कर रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी है? 5 mm। तो हम जानते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ये फ्रिंज चौड़ाई की डबल होती है। इसका मतलब 2λd/d। ठीक है। ये हमने डेरिवेशन में डिस्कस किया था कि फ्रिंज चौड़ाई की डबल होती है, आप याद रख लें इसको। यदि इसका मान कितना दे रखा है आपको? 5 mm, तो 5 गुणा 10⁻³ बराबर 2 गुणा लेमडा का मान कितना दे रखा है? 500 नैनोमीटर। तो 500 गुणा 10⁻⁹ और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। तो कैपिटल डी का मान हमने 1 रख दिया, बटा में स्मॉल डी स्लिट की चौड़ाई आपको पूछी है, तो मैं ये लिख देता हूँ। यहाँ से स्मॉल डी का मान निकल कर आता है 500 गुणा 2 1000, ये 10⁻³ हो गया। यहाँ 10⁻⁹ से घटने पर ये 10⁻⁻6 बचेगा, बटा में 5 गुणा 10⁻⁻3। 1/5 को मैं लिख दूंगा 0.2 और गुणा में 10⁻⁻3 और ये आ गया अपने पास 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्रुवण से संबंधित निम्नलिखित कथनों या नियमों विनाल करें और सही विकल्प का चयन करें। ब्रूस्टर का नियम हम जानते हैं कि 10IB बराबर म्यू, ये ब्रूस्टर का नियम है। तो ब्रूस्टर का नियम ए का हो गया 2। बी मेलस का नियम I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा, बी का हो गया 1। पोलराइड का उपयोग, जो पोलराइड है वो आपतित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। इसका मतलब तीव्रता क्या कर देता है? आधी कर देता है। जो प्रकाश आता है उसकी तीव्रता को आधी कर दिया तो वो चक्काचौंध को कम करने और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने में काम आता है। ठीक है। ये गाड़ी का जो शीशे होते हैं, फ्रंट जो शीशे होते हैं जहाँ से ड्राइवर देखता है आगे के वाहनों को, उसमें ये पोलराइड का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शीशे रात को जो पड़ने वाली लाइट है उससे जो चकाचौंध उत्पन्न होती है उसको कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देते हैं। इससे तीव्रता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो पोलराइड का उपयोग सी का 3। और डी जो प्रकाशीय घूर्णन है, ये घूर्णन कोण अल्फा बराबर A⁻T लैम्डा LC। सी उसकी घोल की सांद्रता और ये घूर्णन नलिका की लंबाई D में 4। ये आप चेक कर लेना कि ये कौन से ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलम ए में दिए गए यंत्रों का कॉलम बी में उनकी आवर्धन क्षमता के साथ सही मूल्यांकन करें। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और इसकी आवर्धन क्षमता 2 होती है। एक 1 D/Fe और दूसरी D/Fe। ये जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, ये जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। आपको केवल ये ही दे रखा है जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, अधिकतम आवर्धन क्षमता। इसका मतलब ए का 2। बी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, तो एम होता है दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता का गुणनफल होता है, एम ओ और एम ई। एम ओ वी ओ बट ये वी ओ होगा, वी ओ बटा यू ओ D/Fe। यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। बी का मतलब क्या लेंगे? ऑप्शन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शन ए लेंगे हम, तो बी को हम ए से मिलान करें। खगोलीय दूरदर्शी में सी
खगोलीय दूरदर्शी में जो आवर्धन क्षमता है m बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई, और दूसरा एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एफ ओ बटा एफ ई दे रखा है, सी का 3, डी। परावर्तक दूरदर्शी में हम दर्पण लेते हैं, उस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है आर, और परावर्तक दूरदर्शी आवर्धन क्षमता r/2 एफ ई होता है, और डी का 4। तो यहाँ ए का 2, बी का 1, सी का 3 और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों से ही संभव है। प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। बिल्कुल ये सही बात है, प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है। तो यहाँ इसी घटना से पता चलता है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है। क्यों? क्योंकि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ प्रकृति के तरंगों का ही होता है। इसका कारण क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, जिससे उसके दोलन हमेशा संचरण की दिशा में दिशा के अनुदिश होते हैं। ये कारण सही है, ठीक है। परंतु जो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं उनके जो कंपन है, माध्यम के कणों के कंपन, वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, तो उसको ध्रुवित किया जा सकता है। ये दोनों ही सही है, दोनों ए आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने कांच की पतली प्लेट रख दी जाए तो व्यतिकरण फ्रिंजें पूरी तरह गायब हो जाती है। चलो देखते हैं, ये यंग की द्विस्लिट प्रयोग हैं। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। यहाँ ये दोनों प्रकाश पहुँच रहे हैं S1 और S2 से, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अब ये कह रहा है कि एक स्लिट के सामने कांच की प्लेट रख दी, एक स्लिट के सामने कांच की प्लेट रख दी, तो होता ये है कि जो पहली तरंग है और दूसरी तरंग है उनमें पथांतर बदल गया, पथांतर बदल गया। तो यहाँ पर हो सकता है पहले चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही हो और पथांतर बदलने के कारण यहाँ पर काली फ्रिंज प्राप्त होने लग गई हो, और चमकीली फ्रिंज इधर भी शिफ्ट हो सकती है और इधर भी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो व्यतिकरण फ्रिंजें पूर्णतः गायब तो नहीं हो जाती, गायब तो तब होती जब इन दोनों की आप क्या कर देते, आवृत्ति बदल देते, है ना, तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाते, तब गायब हो जाते। यहाँ गायब नहीं हो रहे, फ्रिंज पैटर्न है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ग्लास प्लेट है वो एडिशनल फेज क्रिएट कर रहा है, या यूं कहें कि अतिरिक्त कलांतर या अतिरिक्त पथांतर डाल रहा है। इसके कारण फ्रिंज पैटर्न है वो विस्थापित हो जाता है। इसका जो कारण है, कांच की प्लेट रखने से प्रकाश के पथ में अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न होता है, जिससे फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित हो जाता है। इसका कारण ये सही है, परंतु फ्रिंजें पूर्ण तरह गायब नहीं होती, गायब नहीं होती। तो ए तो गलत है, लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उपयोग किया जाता है। यदि स्लिटों की बीच की दूरी कितनी है, 1 mm है, और प्रत्येक की दूरी 1 मीटर है, तो 5वीं अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्च से दूरी कितनी होगी। हमने आपको अदीप्त फ्रिंज की या दीप्त फ्रिंज, ये दोनों ही लिख देता हूँ मैं, एनवी दीप्त फ्रिंज और एनवी अदीप्त फ्रिंज। तो एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी बराबर n लैम्डा डी बटा टी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तथा एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी बराबर 2n+1 लैम्डा डी बटा 2d। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, परंतु यहाँ पर आपको n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लेना होगा। तो यदि आप ये फॉर्मूला यूज़ लेते हैं तो पहली फ्रिंज के लिए आप 0 रखेंगे n का मान, दूसरी फ्रिंज के लिए n का मान 1, तीसरी फ्रिंज के लिए n का मान 2, तो 5वीं अदीप्त फ्रिंज के लिए आप n का मान 4 रखेंगे। तो यहाँ से 4 दूनी 8 + 1 9 लैम्डा डी बटा 2d ये आ जाएगा, ठीक है। यदि आप 2n-1 यूज़ करते हो तो दूसरा फॉर्मूला इसका कि NV अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी बराबर
2n-1 लेमडा डी बटा 2d। यहाँ पर आप n का मान 1 2 3 4 इस प्रकार लेंगे, ठीक है। तो पाँचवीं ऐतिहासिक फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो n का मान हम 5 ले लेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9 लेमडा डी बटा 2d। यहाँ भी वही फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 9 लेमडा डी बाई 2d 9 मल्टीप्लाई लेमडा का मान कितने 500 नैनोमीटर, तो 500 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुणा d का मान कितना है 1 मीटर बटा 2 गुणा स्मॉल d का मान कितना है 1 mm, तो 10 की पावर माइनस 3। ये कितना हो गया 9 बटा 2 4.5 गुणा 5 गुणा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 हो गया, बचा 10 की पावर माइनस 4। ये गुणा करने में बचता है हमारे पास 5 5 25 2 5 चौक 20 और 2 22 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर। यहाँ से 10 की पावर माइनस 4 को मैं लिख देता हूँ 10 की पावर माइनस 3 और 2.25 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्या लिख दिया मैंने मिलीमीटर, तो 2.25 मिलीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग में YDS में यदि पूरे उपकरण को हवा से म्यू बराबर 1 से पानी म्यू बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने आपको बताए थे कि बीटा डैश का मान कितना हो जाता है बीटा बटा म्यू, बीटा डैश का मान बीटा बटा म्यू। बीटा का मान पड़ा है और म्यू का मान कितने 4/3, ये कितना हो जाएगा 3/4 बीटा। तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी पुराने वाली फ्रिंज चौड़ाई की 3/4 गुना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यंग के प्रयोग में दोनों स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात कितना है 4:9। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना था। हम जानते हैं कि ये यंग का द्विस्लिट प्रयोग था, और यहाँ पर ये पर्दा था, ये स्लिट S1 थी, ये स्लिट S2 थी। तो यहाँ से इस स्लिट की जो विड्थ है वो W1 ले ली हमने, और इस स्लिट की विड्थ है वो या फिर A1 A2 ले लेते हैं अपनी। ठीक है, इस स्लिट की चौड़ाई कितनी ले ली A1 और इस स्लिट की चौड़ाई कितनी ले ली A2, और बीच की दूरी कितनी इनके D। यहाँ से दो प्रकार जाएगा, यहाँ इनका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरंग की तीव्रता कितनी I1 और इस तरंग की तीव्रता कितनी I2। तो ये जो I1 निकल रही है इस जो स्लिट है इसकी चौड़ाई के समानुपाती होते हैं, और ये जो I2 निकल रही है इस स्लिट की चौड़ाई के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब I समानुपाती स्लिट की चौड़ाई। तीव्रताएं स्लिट की चौड़ाई के समानुपाती होती है। यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई का अनुपात कितने हैं 4:9, तो दोनों तीव्रताओं का अनुपात है ये I1 अनुपात I2 कितना दे दिया आपको 4:9। आपको ये ध्यान रखना है कि तीव्रता है वो स्लिट की चौड़ाई के समानुपाती होती है। तो I1 अनुपात I2 कितना दे दिया आपको 4:9। न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात हम जानते हैं रूट में Imax बटा रूट Imin बराबर रूट में I1 प्लस रूट में I2 बटा रूट में I1 माइनस रूट में I2। ये मान रखने पर यह हो जाएगा 2 + 3 बटा, या फिर इसको लिख देते हैं 3 + 2 बटा 3 - 2। ये कितना हो जाएगा 5/1। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, तो यहाँ इस तरफ से LHS से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा Imax बटा Imin अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। इधर वर्ग होगा तो 25/1, तो 25:1 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई बीटा कितनी है। आपको बीटा का फॉर्मूला ही दे रखा है, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं। तो बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी, और आपको ये बीटा ही पूछा है, तो ए किस में जाता है 3 में। केंद्रीय उच्च से nवीं दीर्घ फ्रिंज की दूरी ये भी हमने बताए हैं, बी किस में जाता है 4 में। केंद्रीय उच्च से nवीं अदित फ्रिंज की दूरी ये जाता है आपके 1 में। डी किस में जाता है व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, डी जाता है 2 में। तो ये आप चेक कर लेना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि YDSC उपकरण
यंग के द्विस्लिट प्रयोग में उपकरण को हवा के बजाय पानी में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? तो बीटा डैश कितना हो जाएगा? बीटा बटा म्यू। और जल का जो म्यू कितना होता है? 1.3। जल का म्यू कितना हो जाता है? 1.3। इसको मैं लिख देता हूँ 4/3। तो 3/4 बीटा, इसका लो 0.75 बीटा। केवल 75% ही रह जाएगी। तो फ्रिंज चौड़ाई घट रही है, फ्रिंजें गायब नहीं होगी, फ्रिंज चौड़ाई वही नहीं रहेगी, बढ़ेगी नहीं, और फ्रिंज चौड़ाई क्या हो रही है? घट रही है। बीटा से 0.75 बीटा आ गई, मतलब से 75% ही बची है केवल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि विवर्तन प्रतिरूप में उच्चिष्टों की तीव्रता के बारे में क्या सत्य है? हमने ये बताया था कि केंद्र से दूर जाने पर उच्चिष्टों की तीव्रता घटती है एवं निम्निष्टों की तीव्रता बढ़ती है। उच्चिष्टों की चौड़ाई घटती है एवं निम्निष्टों की चौड़ाई बढ़ती है। तो केंद्र से दूर जाने पर तीव्रता बढ़ती है? नहीं, उच्चिष्टों की तीव्रता घटती है। सभी उच्चिष्टों की तीव्रता समान रहती है? ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो तीव्रता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की रहती है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो उच्चिष्टों की जो तीव्रता है वो घटती जाती है। तीव्रता केवल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। और केंद्र से दूर बढ़ने पर तीव्रता तेजी से घटती है ना, कि उच्चिष्टों की तीव्रता तेजी से घटती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये हम कल थ्योरी पढ़े थे, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में स्टार करके लिखवाए, तो ये प्रश्न वहीं से बना है आज। नेक्स्ट देखते हैं कि एकल स्लिट प्रयोग में, ये तो ठीक है अलग है, कि एकल स्लिट प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किस पर निर्भर नहीं करती? तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ1 कितना आया था हमारे पास? 2λ/d। तो प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर इस पर तो निर्भर करती है, स्लिट की चौड़ाई पर इस पर भी निर्भर कर रही है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी पर। हाँ, कोणीय चौड़ाई है वो कैपिटल डी पर निर्भर नहीं करती, परंतु रेखीय चौड़ाई कैपिटल डी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर कोणीय चौड़ाई का पूछ रहा है, तो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है प्रकाश के स्रोत की तीव्रता पर। हाँ, प्रकाश के स्रोत की तीव्रता पर भी निर्भर नहीं करती। प्रकाश के स्रोत की तीव्रता पर केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता जरूर निर्भर करती है, लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी एवं डी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विवर्तन की घटना को देखने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? हमने ये कहा था कि विवर्तन का द्वारक या फिर अपर्चर का जो साइज है प्रयुक्त प्रकाश की या तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? कोटि का होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देते हैं, यदि हम लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग करें तो विवर्तन पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पैटर्न संकुचित हो जाएगा। देखो, पहले जो पैटर्न था विवर्तन प्रतिरूप का पैटर्न वो इस प्रकार से था, ठीक है। अब ये जो चौड़ाई है ये किस पर निर्भर करती है? 2θ1 = 2λ/d, ठीक है। लैम्डा पर निर्भर कर रही है। यदि क्या कर रहा है, ये लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य को घटाया है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा थी और नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम थी। तरंग दैर्ध्य को घटा दिया तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो जो नया विवर्तन पैटर्न मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा आपको? ये देखें आप, इस प्रकार से, ठीक है। जो चौड़ाई थी उच्चिष्टों की वो क्या होगी? घट गई। तो ये विवर्तन प्रतिरूप है वो क्या हो गया? संकुचित हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और यदि ये प्रश्न में ये जाता कि नीले रंग के स्थान पर लाल रंग उपयोग किया जाए तो उत्तर ये हो जाता कि विवर्तन पैटर्न अधिक चौड़ा हो जाता है। इस प्रॉब्लम में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, YDSC में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान कितना प्राप्त होता है? 2 mm। यदि पूरे उपकरण को 1.33 इसको लिखा जाता है 4/3। अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो नई फ्रिंज चौड़ाई बीटा डैश का मान कितना आएगा? β/μ। और म्यू का मान कितना है? 4/3। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा बीटा। तो 3/4 और बीटा का मान कितना है? 2 mm। ये कितना आ जाएगा? 1.5 mm। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3/2 को 1.5 mm लिख दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की तीव्रताओं का अनुपात कितना है? 9:1। स्लिटों की तीव्रताओं का अनुपात या फिर स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात एक ही है। ये I1:I2 ये कितना दे दिया इसने?
9:1। ठीक है, तो न्यूनतम तीव्रताओं और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात कितना पूछेगा, आई मैक्स बटा आई मिन। इनका जो स्क्वायर रूट है उनका अनुपात कितना आता है, I1 रूट में I2 दोनों प्लस बटा रूट में I1 माइनस रूट में I2। ये कितना हो गया, I1 प्लस I2, ये स्क्वायर रूट करेंगे इनका तो 3 + 1 बटा 3 - 1, ये कितना आ जाएगा 4/2, ये आ जाएगा 2/1। अब हमें चाहिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता अनुपात, तो यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, ये आ जाएगा आई मैक्स बटा आई मिन बराबर 2/1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4:1 या 4/1। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में लैम्डा इतना प्रयोग करने पर प्रकाश 0.2 mm चौड़ाई वाली स्लिट पर आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है, 2θ1, 2 लैम्डा बटा डी बराबर 2। लैम्डा का मान कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 × 10⁻⁷ मीटर बटा डी का मान कितना है 0.2 mm, तो 0.2 × 10⁻³ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कोई इसकी यूनिट है नहीं, रेडियन यूनिट है। 0.2 × 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 6 × 10⁻⁷ और 10⁻³ और 10⁻+1, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 10⁻+4 और ये हो जाएगा 10⁻³ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 6 × 10⁻³ रेडियन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन प्रॉब्लम्स में आपके कोई समझने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।